जय हिंद प्रिय छात्रों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th की फ़िज़िक्स। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 11th में हमारा क्या क्या सिलेबस है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 11th। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो जाता है मैकेनिक्स, जिसे हम यांत्रिकी कहते हैं। सेकंड टॉपिक आपका हो जाता है हीट, जिसे हम ऊष्मा कहते हैं। और थर्ड टॉपिक आपका हो जाता है साउंड वेव, जिसे हम ध्वनि तरंगे कहते हैं। ध्वनि तरंग। और फोर्थ टॉपिक आपका हो जाता है फ्लड मैकेनिक्स, जिसे हम तरल यांत्रिकी बोलते हैं। तरल यांत्रिकी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यांत्रिकी बोलते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यांत्रिकी कहते किसे हैं। यांत्रिकी में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो यांत्रिकी एक भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं की मोशन का अध्ययन करते हैं या विभिन्न वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। तो आइए इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या होगी। डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निम्न वेगों पर विभिन्न वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी कहलाती है। जैसा कि हम अपने डेली जीवन में देखते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं। जैसे हमारा दौड़ना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, बस का चलना हो गया, ट्रेन का चलना हो गया, पृथ्वी की जो मोशन है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो अब हम देखते हैं कि मैकेनिक्स के पार्ट कितने हैं। तो मैकेनिक्स को निम्न 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैकेनिक्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट हो जाता है आपका, फर्स्ट पार्ट होगा स्टैटिक्स, जिसे हम स्थैतिकी बोलते हैं। और सेकंड पार्ट आपका हो जाता है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स को शुद्ध गतिकी बोलते हैं। शुद्ध गतिकी। और जो थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट हो जाता है डायनामिक्स। इसे हम गतिकी कहते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके इन सबको देखते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है और डायनामिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि स्टैटिक्स।
स्टैटिक्स यानी कि स्थैतिकी। तो जो स्थैतिकी है, स्थैतिकी जो मैकेनिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं जो कि रेस्ट में होती हैं अर्थात स्थिर होती हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो हम लिखेंगे मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो स्थिर होती हैं। उससे हम क्या कहते हैं? स्थैतिकी या स्टैटिक्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। तो सेकंड पार्ट है इसका काइनेमेटिक्स। इसे हम शुद्ध गतिकी बोलते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध गतिकी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको हम डिफाइन करेंगे मैकेनिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम विभिन्न ऑब्जेक्ट के मोशन को अध्ययन करते हैं और मोशन के कारणों को जाने बिना। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो इस प्रकार हो जाएगी। इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं की गति का अध्ययन गति के कारणों को ज्ञात किए बिना करते हैं शुद्ध गतिकी कहलाता है। शुद्ध गतिकी कहलाता है। तो काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन का तो अध्ययन करेंगे लेकिन मोशन के पीछे क्या कारण है उसका अध्ययन नहीं करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो उसकी पोजीशन क्या हो सकती है, किस वेलोसिटी से वो मोशन कर रही है, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे लेकिन उसके कारणों का अध्ययन नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डायनामिक्स। जिसे हम गतिकी बोलते हैं। तो डायनामिक्स किसे कहते हैं? तो डायनामिक्स में भी विभिन्न ऑब्जेक्ट्स के मोशन का अध्ययन किया जाएगा लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि मोशन के पीछे क्या कारण है उस कारण का भी अध्ययन करते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं कि इस शाखा के अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं की गति का अध्ययन गति के कारणों के साथ करते हैं। जैसे इसी के अंतर्गत हम न्यूटन के लॉ जो हैं उनका अध्ययन करेंगे।
तो गति के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो होती है मोशन में आ जाती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वह ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में आ जाएगी। तो इसके पीछे, मोशन के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों की जो जानकारी होती है वो हमें डायनामिक्स में मिलती है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं जो काइनेमेटिकल पैरामीटर्स होते हैं हमारे, अर्थात किन बिंदुओं पर हम चर्चा करें कि हमें काइनेमेटिक्स को समझने में आसानी हो। तो आइए ऐसे बिंदुओं को हम देखते हैं, कौन कौन से बिंदु है हो सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थिति अर्थात पोजीशन। दूसरा हमारा हो जाता है बिंदु वस्तु अर्थात पॉइंट ऑब्जेक्ट। थर्ड हमारा हो जाता है विराम अवस्था। रेस्ट। और चौथा हमारा हो जाता है गति, मोशन। और पांचवा हमारा हो जाता है निर्देश तंत्र। इसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो है ये काइनेमेटिकल पैरामीटर्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिकल पैरामीटर्स। इन काइनेमेटिकल पैरामीटर्स के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम आगे की जो काइनेमेटिक्स है उसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्थिति के बारे में। स्थिति क्या होती है, या इसको बोलते हैं पोजीशन। तो आइए देखते हैं स्थिति क्या होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्थिति होती है वो उस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट लोकेशन के बारे में हमें बताती है कि उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है। जैसे हम देखते हैं ये एक्स वाई प्लेन है, कोई ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो इसमें कोई भी पॉइंट है यहाँ पे पी। तो अब हम कहें कि ये पी पॉइंट की लोकेशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। तो ऐसे हम इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें इसकी कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो मान लेते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हैं, अर्थात ये ओरिजिन से, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर चला है और वाई डिस्टेंस वाई एक्सिस पर चला है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स कॉमा वाई हो जाएंगे। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि पी की जो पोजीशन होगी वो एक्स कॉमा वाई होगी। दूसरे शब्दों में इसे हम ऐसे समझ सकते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे ये कोई भी घर है किसी का, ऐसे ही बना दिया है मैंने, ये इसको समझ लेना। ये कोई घर है और इसको हम दिखा देते हैं, ये दिशाओं के बारे में बताता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इधर नॉर्थ हो जाता है, इधर साउथ हो जाता है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर जो ए है वो हमारा ईस्ट में खड़ा है। यहाँ पर मान लिया कोई भी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मान लेते हैं ये, जो कि यहाँ पर ए पर है। दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे कि वो ऑब्जर्वर हमारा बी पॉइंट पर है। तीसरा ऑब्जर्वर हमने यहाँ ले लिया, सी पॉइंट ले लिया, सी पॉइंट पर कोई हमारा तीसरा ऑब्जर्वर खड़ा है। तो जो तीसरे ऑब्जर्वर की
ये पहले ऑब्जर्वर की ए की जो डिस्टेंस है यहाँ से हम मान लेते हैं 5 किलोमीटर, और बी की हम मान लेते हैं 4 किलोमीटर, और सी जो है सी का मान लेते हैं 3 किलोमीटर। तो अब जो ए ऑब्जर्वर है, तो ए ऑब्जर्वर से जब पूछा जाएगा कि घर की पोजीशन क्या है, तो ए ऑब्जर्वर जो है वो पोजीशन के बारे में बताएगा कि ए की जो वो सॉरी जो घर की पोजीशन है वो मेरे रेस्पेक्ट में 5 किलोमीटर वेस्ट में है। अर्थात जो ए ऑब्जर्वर है वो बताएगा कि जो घर है वो 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में है। और अगर बी से हम पूछें तो बी बताएगा कि घर की जो पोजीशन है वो 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। अगर हम यही बात सी से पूछें तो सी हमें बताएगा कि घर की जो पोजीशन है वो 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पोजीशन है तीनों ऑब्जर्व के द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया है वो पोजीशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, अलग अलग है। ए के द्वारा 5 किलोमीटर बताया जा रहा है, बी के द्वारा 4 किलोमीटर बताया जा रहा है, सी के द्वारा 3 किलोमीटर बताया जा रहा है। तो ये डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए जो पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। आइए अब हम स्थिति की डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्थिति की परिभाषा, तो स्थिति की परिभाषा में हम लिख सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति किसी वस्तु की स्थिति उस वस्तु की कंप्लीट लोकेशन के बारे में जानकारी देती है। और जो किसी वस्तु की जो पोजीशन होगी वो दो कारकों द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त की जा सकती है। उनमें से पहला कारण है प्रेक्षक से इसकी दूरी, और दूसरा कारण हो जाता है प्रेक्षक से इसकी दिशा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हमें दो कारकों की आवश्यकता होती है। एक तो उसकी ऑब्जर्वर से दूरी की दूरी कितनी है, और दूसरी ऑब्जर्वर से डिस्टेंस, वो ऑब्जर्वर से उसकी दिशा क्या है, यानी कि किस डायरेक्शन में है। आइए अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, बिंदु वस्तु, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आइए हम देखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो जैसे सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, किसी भी समय वह ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और वह धीरे धीरे चलना प्रारंभ करती है। और सपोज कर लीजिए आर रेडियस का कोई भी ऑब्जेक्ट है, आर रेडियस का कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है धीरे धीरे, और चलते चलते वो पॉइंट बी पर आ जाता है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और ये पॉइंट बी पर पहुँचा, तो जब हम ए से इसको देखेंगे तो मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। जब एक्स डिस्टेंस ये दूर पहुँच गया है और जो डिस्टेंस ये एक्स, वो एक्स ग्रेटर देन आर,
यानी कि इसके साइज की कंपेयर में उसके द्वारा चली गई दूरी बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट को हम बिंदु ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या बिंदु वस्तु बोलते हैं, या पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हम जब पतंग उड़ाते हैं, तो जब पतंग हमारे पास में होती है तो उसको हम बिंदु ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। जैसे जैसे पतंग दूर उड़ती चली जाती है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पतंग हमें एक बिंदु के रूप में दिखाई देती है, तो उसको हम बिंदु ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, जब किसी गतिशील वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उसे बिंदु वस्तु के रूप में माना जा सकता है। तो ये हमारी बिंदु वस्तु की परिभाषा हो जाती है। और ये नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्राम अवस्था। ब्राम अवस्था जिसे हम रेस्ट बोलते हैं। देखिए ब्राम अवस्था किसे कहते हैं। सपोज कीजिए पेन को हमने यहाँ पे रख दिया, और ये पेन जो है कितना भी समय बीत जाए ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। 1 घंटे बाद देखेंगे तब भी ये हमें यहीं पे मिलेगा, 2 घंटे बाद देखेंगे तब भी ये हमें यहीं पर मिलेगा। अर्थात ये अपनी जो पोजीशन है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वह ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में मान सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित ना करे तो उस वस्तु को हम ब्राम अवस्था में बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है गति, जिसे हम मोशन कहते हैं। तो मोशन क्या होती है? हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रोड पर कार का दौड़ना, बस का चलना, ट्रेन का दौड़ना, आकाश में पक्षियों का उड़ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मोशन में होती हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को लगातार परिवर्तित करती हो तो वह वस्तु गति में कही जा सकती है।
कही जा सकती है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं निर्देश तंत्र। जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी इवेंट की जो लोकेशन है, पोजीशन है या उसकी मोशन का अध्ययन करते हैं। अर्थात हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर बैठकर हम दूसरी वस्तुओं को ऑब्जर्व करते हैं, दूसरी वस्तुओं को देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी कण की स्थिति या गति का अध्ययन करने के लिए एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। अर्थात निर्देशांकों का वह समूह या निकाय जिसके सापेक्ष प्रेक्षक या ऑब्जर्वर किसी कण की स्थिति या किसी घटना की व्याख्या करता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे आइए हम देखते हैं यहाँ पर एक निर्देश तंत्र बनाकर। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाता है और ये हमारा जेड एक्सिस हो जाता है और ये हमारा मूल बिंदु हो जाता है जिसे 0,0 से दिखाते हैं। तो ये हमारा एक निर्देश तंत्र बनकर तैयार हो जाता है। निर्देश तंत्र में हम देखते हैं कि जो ऑब्जर्वर होगा उस ऑब्जर्वर के पास में एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए और उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो निर्देशांक हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। आगे की वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। धन्यवाद।